नमस्कार, आप देख रहे हैं ललकार। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही बताते चले उत्तर प्रदेश के अंदर वक्फ संपत्तियों को एक एक करके किस तरह से खंगालने की कोशिश हो रही है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा एक्शन किया गया है। बड़ी बात बताते चले कि वक्फ कानून को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की गई। अवैध वक्त जो संपत्तियां हैं इस पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। कौशाम्बी में वक्फ की 58 एकड़ संपत्ति को वापस यहां पर लिया गया है। वक्फ की 58 एकड़ संपत्ति को सरकारी संपत्ति यहां पर घोषित कर दिया गया है और योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा यहां एक्शन लिया गया, जहां पर आप देखिए किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बताते चले कि योगी सरकार ने कार्रवाई ऐसे वक्त में की है जब देश भर में मुस्लिम संगठन और विपक्षी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और एक आंदोलन यहां पर छेड़ रखा है। लेकिन उस बीच में 58 एकड़ संपत्ति को मुक्त कराकर यहां सरकारी जमीन अब आप देखिए किस तरह से रजिस्टर कर दी गई है। योगी सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही साथ ये बताना बहुत अहम है कि किस तरह से यहां पर जो जिले के अंदर कुल भूमि थी, क्योंकि कौशाम्बी की बात करें तो जिला मजिस्ट्रेट जो कि मधुसूदन होलगी हैं वो कह रहे हैं कि जिले में कुल 58.95 हेक्टेयर भूमि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर है। इनमें से 93 बीघा यानी कि करीब 58 एकड़ भूमि को वक्फ के कब्जे से मुक्त कराकर इसे सरकार के खाते में दर्ज करा लिया गया है। तो फिलहाल जांच के बाद आप देखिए सरकार की ओर से किस तरह से अपनी बात सामने रखी गई, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर ये एक और बड़ी कार्रवाई यहां पर अंजाम में लाई गई है। तो जमीन के बड़े हिस्से में मदरसे और कब्रिस्तान बनाए गए थे और आगे भी कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी। और ये भी बताते चले कि जो सरकारी जमीन है और अगर उस पर कब्जा वक्फ का है तो उसे छुड़वाने के लिए भी कवायद तेज कर दी गई है। तो फिलहाल वक्फ कानून को लेकर माहौल अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर गर्म है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। असम के अंदर भी आप देखिए किस तरह से, तेलंगाना के अंदर, उसके साथ साथ यहाँ जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा और फिर महाराष्ट्र में भी देखा। यानी पूरे देश के अंदर वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठनों का धरना प्रदर्शन जारी है और उसके बाद ये कहा गया कि बहुत ही जल्द इस पर कार्रवाई को अमल में लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। सरकार ने 7 दिन का समय मांगा है और उसके बाद एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राजस्व विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं जिन पर दावा किया गया उनमें से अधिकांश को आप देखिए किस तरह से रखा गया, क्योंकि अधिकांश का कोई आधिकारिक जो रिकॉर्ड है वो नहीं है। क्योंकि राजस्व के जो अभिलेख हैं उसके अनुसार अगर बात की जाए तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2533 संपत्तियां दर्ज की गई। वहीं शिया वक्फ बोर्ड की अगर बात करें तो 430 संपत्तियां अधिकृत रूप में पंजीकृत हैं, जबकि वक्फ बोर्ड के द्वारा घोषित आंकड़े इससे कहीं ज्यादा अधिक है। क्योंकि ज्यादातर आप देखिए आंकड़ा आप किस तरह से वक्फ बोर्ड की तरफ से रखा गया, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात करें तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,355 संपत्तियां हैं और शिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है वो 7,785 है। तो अब यहां पर एक एक करके जो अवैध वक्त की संपत्तियां हैं उस पर किस तरह से कार्रवाई और शिकंजा उत्तर प्रदेश के अंदर कसा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की है, इसको लेकर सियासी भूचाल मच गया है। क्योंकि दूसरी तरफ आप देखिए राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ किस तरह से यहां पर उतर चुकी हैं, मोर्चा संभाल चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरा मामला चल रहा है, जहां पर कपिल सिब्बल अपनी दलीलें रख रहे हैं, तुषार मेहता की तरफ से सरकार की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह से बड़ी कार्रवाई बहुत मायने रखती है और इस पर सियासत अब लगातार हो गई है। क्योंकि आपने देखा ममता बनर्जी पर योगी आदित्यनाथ ने सवाल खड़े कर दिए, उसके बाद यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो वक्फ की संपत्ति थी उस पर कार्रवाई को तेज कर दिया गया। लेकिन सियासी भूचाल जिस तरह से हुआ है इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं क्या कुछ कहना है। कुल मिला के हमारे जो लैंड डिटेल्स है 398 है कुल संख्यात्मक में और एरिया है 98.95 हेक्टेयर। उसके क्रम में अराउंड 93 बीघा ज़मीन हमने कब्जा मुक्त करवाया। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, इसमें सारे हमारे ग्राम समाज की खतौनी में हम लोग चेक करवा रहे हैं कि कितने में कब्रिस्तान है, कितने में मदरसा है, कितने में कौन से ऐसे लैंड दर्ज हुआ है, और उसको हम चेक कराएंगे। और हमारे रजिस्टर्स के सापेक्ष में हम चेक करवाएंगे गवर्नमेंट लैंड कौन सा है और इसकी प्रॉपर्टी में कौन से अंकित किया है। पूरा जांच हो रहा है, तहसील स्तर से भी हो रहा है, और उसके रिपोर्ट आने के बाद जो हमारे गवर्नमेंट लैंड रहेगा उसको गवर्नमेंट लैंड में फिर हम खतौनी में दर्ज करवाएंगे।
लेकिन सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और अभी कार्रवाई यहां पर रुकी नहीं है। वो कह रहे हैं कि जहां पर भी सरकारी जमीन पर वक्फ की संपत्ति घोषित की गई है उस पर कार्रवाई लगातार तेज रहेगी। लेकिन सियासत अब चरम पर हो गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में चुनाव है, लेकिन उस बीच में लगातार सियासत, और अब यहां पर किन किन पार्टियों की तरफ से अपना मत क्या कुछ रखा गया है, इसी पर जानकारी भी लेंगे। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी और कांग्रेस पार्टी को भी। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। चंद्रमोहन चौबे हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत चंद्रमोहन जी जुड़ने के लिए। डॉक्टर राकेश प्रजापति हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर डॉक्टर राकेश जुड़ने के लिए। और मौलाना शोएब सिद्दीकी हैं हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए मौलाना शोएब। और दिलीप यशवर्धन हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत दिलीप जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपके पास आऊंगी राकेश प्रजापति जी। जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, सियासी भूचाल इस पर मच गया है। जी आशा जी, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल लोगों के दिलों में नफरत भरने का काम कर रहे हैं। जब भी कोई नफरत की बात इस प्रदेश देश में लागू करनी होती है, ये तुरंत उसको अमली जामा पहनाने का काम करते हैं। जब भी परसों आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन के लिए ये कहा था कि 7 दिन तक किसी भी तरीके की कोई भी जमीन का अधिग्रहण या जमीन से रिलेटेड कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। क्या ये सर्वोच्च न्यायालय के न्याय की अवहेलना नहीं है? आखिर उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ताक पर रख चुकी है। बुलडोजर चलाने की बात सुप्रीम कोर्ट कई बार नकार चुका है कि बुलडोजर कभी भी न्याय नहीं दिला सकता, बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। लेकिन जब देखते हैं तब हमारे मुख्यमंत्री जी बुलडोजर लेकर के निकल लेते हैं, लोगों के घरों पर को बर्बाद कर देते हैं, लोगों के घरों पर चला देते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आज प्रदेश से बोलने लगे। आपने भी वीडियो देखी होगी, अभी बहुत वायरल हुई थी। तो छोटा बच्चा ये कह रहा है कि कभी भी अखिलेश जी ने बुलडोजर से किसी का घर तोड़ने का कार्य नहीं किया। और जब से योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के अंदर आए हैं, हजारों की संख्या में लोगों के घर तोड़े गए हैं। और घर भी तोड़े जाते हैं तो जाति मजहब देख करके। चलिए चौबे जी, और वो कह रहे हैं कि क्या कानून से भी बड़े हो गए आप लोग? आशा जी, समाजवादी पार्टी अपने समय में कानून से बड़ी होती थी, वो संविधान से बड़ी होती थी। वो संविधान में प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग करती थी। वो संविधान में जो अधिकार मिले हैं दंगाइयों को, आतंकवादियों को, भूमाफियाओं को, शिक्षा माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों पर, बलात्कारियों पर जो उनको दंड देने का है, वो उसको दंड नहीं देते थे। ये उन लोगों को पालते थे, पोसते थे, उनका संरक्षण करते थे। हमारी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लाती है, और ये जब इनकी सरकार थी तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत वर्ण माफिया बनाते थे। चाहे कन्नौज में नवाब सिंह यादव को हो, चाहे गाजीपुर में हो, चाहे प्रयागराज में अतीक अहमद हो, या अन्य जिलों में आप जिस जिले में मिर्जापुर में चली जाए, हर जिले में इनका एक प्रोडक्ट माफिया, और वो ये करते थे। अब सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने, अरे सुनिए भाई, बुलडोजर चलाने के लिए मना किया या नहीं? अरे सुनिए भाई, बताए क्या बुलडोजर चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया या नहीं किया? हाँ या ना बताएंगे? नहीं, ये नहीं, मना नहीं किया है उन्होंने, बल्कि कहा है कि अन्य राज्यों से कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरह देखिए, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है उसी तरह काम करना चाहिए। बुलडोजर वाली बात पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उदाहरण दिया था, वो गलत नहीं होगा। और अगर समाजवादी पार्टी ने कानून को अपने हाथ में लिया जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो क्या आप खुद ले लेंगे? झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल आप। मतलब अगर उसने कुछ काम कर दिया तो आप भी नहीं करेंगे उसी रास्ते पर? आशा जी, क्या मना नहीं किया था? आशा जी, राकेश जी एक सेकंड वेट कीजिए ना। कानून का पालन नहीं हो रहा क्या? मौलाना सिद्दीकी जी, क्या वाकई में कानून का पालन हो रहा है? राजस्व परिषद के अभिलेख में ये अतिक्रमण था, ये रजिस्टर्ड नहीं था।
इस पर कब्जा किया गया था। ठीक है। अभिलेखों में कागज मौलाना जी, बोलता है ना, वो कह रहे हैं राजस्व कि ये तो बोलता है ना, रजिस्टर्ड नहीं था, राजस्व सिर्फ कब्जा परिषद किया क्या गया झूठ था। बोल रहा है। तो कानून और की ये अवहेलना सच कहाँ पर हो समाजवादी गई? पार्टी ठीक वाले है सच जावेद बोल जी, रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया। मौलाना सिद्दीकी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड नहीं थी जमीन, सिर्फ कब्जा किया गया था, जी तो कानून के दायरे में रह के काम जी किया जी। गया है। आशा आशा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मुस्लिम स्कॉलरशिप से देखी हूँ। मौलाना का नाम हटा दें तो बेहतर होगा। ठीक है। मौलाना मैं नहीं हूँ। देखिए होता क्या है, ये बहुत अहम मौजू है। और आप देखिए, चूंकि आप देखिए पूरे ऑल इंडिया में इस तरह की सरगर्मियां चल रही हैं। बंगाल में जो ये हालात शोएब चल रहे हैं, आप देख सिद्दीकी ही का रहे हैं, नाम काबू हटा पाना बहुत दीजिए, मुश्किल मौलाना हो रहा हटा है। दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है। जी जी आशीष, देखिए जी जी आशीष, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आशीष, ऐसा है कि वक्त के मामले में आप देखिए कि ऑल इंडिया बहुत बड़ा हंगामा चल रहा है इस वक्त। और बंगाल में तो आप देखिए काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और आप ये देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई चल रही थी, परसों चल रही थी, कल फिर उन्होंने 7 दिन का वक्त दिया और कई बातें उन्होंने उसमें अहम रखी। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह आप देखिए जो मामले सामने निकल के आ रहे हैं, जाहिर सी बात हमारे वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने जाहिर सी बात ये कदम जो उठाया है तो बहुत सोच समझ के उठाया होगा, ऐसा नहीं कि उन्होंने देखा हो कर लिया। अभी आपके ही चैनल पे अधिकारी बोल रहे थे कि मैं जांच कर रहा हूँ, अभी उस पर मंजर आम पर आएगा तो देखा जाएगा। अगर आप ये देखिए कि हमारे पुरुषों ने जो जमीनें दी थी वो किसी वजह से नहीं दी थी, बल्कि इसलिए दी थी कि आने वाले वक्तों में गरीब गुरबाओं को काम आए। और उसमें उन्होंने एक समुदाय का नाम नहीं लिया था कि मुस्लिम के ही काम आए, अगर कोई भी यतीम बच्चा है या बेवा है वगैरह वगैरह सबके काम आए, उस पर ही काम चल रहा था। और जाहिर सी बात है ये लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगा के उसको आगे बढ़ाया, फिर उसमें कांग्रेस और कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है। लेकिन आप देखिए इतना अहम मौजू में अगर आप ये देखिए तो पार्टियां वोट बैंक की राजनीति हमेशा करती है, याद जानिए। सन 47 के बाद जब मुल्क आजाद हुआ तो उसके बाद मुसलमानों दिलीप को जी, सिर्फ थोड़ा वोट सा बैंक समय समझा दीजिएगा गया। प्लीज, फिर मैं और कोई आपके पास आ मुसलमान रही के लिए मंजर आम पर आके उसने जो है, एक सेकंड, मंजर आम पर आके कोई बात उस तरह की नहीं की कि मुसलमान को सुकून मिले, लेकिन वोट बैंक की राजनीति चलती रही। और इसमें भी आज भी आप देखिए कि बहुत अहम मौजू है, लेकिन आपस में पार्टियां खींचाखींची करती रहती हैं, लेकिन मंजर आम पर आकर मुसलमान के लिए कोई हमदर्दी की बात नहीं करता है। और जहां तक उन्होंने चलिए 58 एकड़ राकेश जी, गालिबन आपने बताया अभी, जो राकेश उन्होंने जी, समझाई सब जी 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 जी, राकेश जी जवाब जी दीजिएगा जी वो कर प्लीज। दिया है। तो शोएब मैक्सिमम सिद्दीकी जी कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री कि जी सिर्फ बहुत पैसे राजनीति जाने करते जाते हैं हैं। आप लोग, और जो लोग जाहिर- पार्टियों से जुड़े हुए हैं, और आप तो कहते हैं कि नहीं हम तो सेक्युलर हैं और हम मुस्लिम के हक की बात करते हैं। आशा जी, आशा जी, भाजपा के लोग सरेआम झूठ बोलने का काम करते हैं। आप भी लगातार बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट लगातार बुलडोजर के नहीं, अभी इनको मैं मना कर भाजपा रहा है, पे नहीं कर आई रहा हूँ है? ना राकेश जी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा- पहले सिद्दीकी की बात का जवाब दीजिए। मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं ना साथ में, वो कह रहे हैं कि नहीं। हमारे मुस्लिम को लेकर किसी ने काम नहीं किया, कोई गरीब है उसको लेकर काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। उसका पहले जवाब दीजिए, फिर मैं भाजपा पर आऊंगी। नहीं, देखिए, मुस्लिम स्कॉलर जो कह रहे हैं, अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया तो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी किसकी बनाई हुई है, एएमयू कब की बनी हुई है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी किसने बनाई, काम किया है। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि कुछ समाज में, विशेष रूप से मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा का स्तर जो इतना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ठीक है। इसके लिए ये मुस्लिम ठीक है, वापस लौटती हूँ। बड़े समय से दिलीप जी वेट कर रहे हैं। दिलीप जी, राजनीति को लेकर सवाल उठ गया, शिक्षा प्राप्त कीजिए, चाहे वो बीजेपी हो ये तो ना। एक एक सेकंड रुकिए ना राकेश जी, राकेश जी रुकिए ना। दिलीप जी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, चाहे वो बीएसपी हो, इन चारों पार्टियों ने ज्यादातर काम किया है। क्या लगता है कि वाकई में वक्फ कानून को लेकर राजनीति हो रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर साथ में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के हकों को लेकर किसी ने काम नहीं किया, राजनीति सबने की। और महोदय की बात का समर्थन करूंगा, और इन्हें ये बात समझने की जरूरत है कि इनके हितों को लेकर के कोई काम नहीं करता है, लेकिन इनको वोट बैंक जरूर बनाया जाता है। और वोट बैंक कौन सी पार्टी इनको बनाती है ये बेहतर। रही बात की मुस्लिम या वक्फ को लेकर के जो राजनीति हो रही है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में, और हर राजनीतिक पार्टी हर मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहती है, करती है और करती आ रही है और करती रहेगी। क्योंकि राजनीति का एक उद्देश्य होता है कि जिस तरीके से
राजनीति का फायदा निकल सके वो निकालने का कोशिश पूरी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। अब जो वक्फ बोर्ड पे अमेंडमेंट्स आए हैं और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, मैं ये जरूर कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी कि थर्सडे को सुनवाई करते हुए नेक्स्ट डेट 5 मई की लगाई है, लेकिन कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं पास किया है। लेकिन उन्होंने सरकार को डायरेक्शन जरूर दिया है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं वो यथास्थिति बनी रहेंगी, यानी कि उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब जिस संपत्ति को लेकर के हम आज डिबेट कर रहे हैं, उस संपत्ति में क्या कानूनी कमियां थी, वो एक्चुअली में वक्फ की थी या नहीं थी। अगर वो थी और दर्ज थी तो उसमें कोई बदलाव करना मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस का उल्लंघन होगा। और अगर उसमें कोई कानूनी कमी थी और उत्तर प्रदेश सरकार उसको लेकर के कार्यवाही कर रही है तो ये कार्यवाही फिर लीगल मानी जाएगी। अरे आपने चौबे जी को नहीं सुना क्या? वो कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड नहीं थी, कब्जा था, इसलिए हटाया गया, तो कानून की अवहेलना नहीं की गई, ये चौबे जी कह रहे हैं। नहीं, कब्जे को लेकर के भी देखिए, वक्फ बाय यूजर भी एक कॉन्सेप्ट है जिसकी भी यथास्थिति बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। डीड की बात तो अलग हो गई, थ्रू डीड जो रजिस्टर्ड है वो भी है वक्फ बाय यूजर, उनको भी वैलिड यूजर माना गया है, वैलिड वक्फ माना गया है, और उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया है कि जब तक 7 दिन के लिए, 7 दिन के अंदर जब तक सरकार का जवाब नहीं आ जाता है और जब तक 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है, तब तक उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट डायरेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ जी उसके खिलाफ कैसे मूव कर रहे हैं, ये जब तक उसके एक्चुअल स्थिति नहीं पता चलेगी उस प्रॉपर्टी की, तब तक उसको कमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लॉ में एक चीज होती है आशा जी, लॉ में बहुत बारीकियां देखी जाती हैं। कानून के दायरे में रहकर और बारीकियों को समझकर काम करने की जरूरत थी। वक्फ बाय यूजर को लेकर वो बात कर रहे हैं, जिसमें एक परंपरा है कि कोई भी संपत्ति लंबे समय तक इस्लामिक, धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होने के कारण वक्फ मानी जाती है, भले ही उसके पास लिखित दस्तावेज हो या रजिस्ट्री हो ना हो। चलिए बताइए आशा जी, ये कौशाम्बी का प्रकरण कोई ये आज नहीं आया है। ये प्रकरण उस पे कब्जे को लेकर और उसकी जांच पड़ताल डीएफ के द्वारा, राजस्व परिषद के द्वारा कई महीनों से चल रही थी। उस जांच में ये पाया गया कि ये जमीन जो है अवैध कब्जा करके, अतिक्रमण करके वहां पर ये सब इन लोगों ने उसको वक्फ घोषित किया है। तो जब हमारे राजस्व परिषद के अभिलेख में ये दर्ज ही नहीं है और ये मामला इस कानून के आने से पहले से भी चल रहा है, तो इस पर वो नहीं है, इस पे कोई पहले से ही इस पे चल रही है और उसी के आधार पर ये कार्रवाई हुई है। लेकिन कपिल सिब्बल को आपने सुना जब वो अपनी दलील पेश कर रहे थे, वो बार बार वक्फ बाय यूजर को लेकर बात कर रहे थे। दलील को सुना था, पढ़ा कि कपिल सिब्बल क्या दलीलें दे रहे थे? नहीं देखिए, नहीं कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं, राजीव धवन क्या कह रहे हैं, वो लोग तो वही भाषा बोल रहे हैं जो 1947 के बाद से उनकी एक भाषा थी तुष्टीकरण वाली। उनकी बात छोड़िए, वर्तमान में अभी जो शोएब सिद्दीकी जी ने कहा, कितनी अच्छी बात इन्होंने कही। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा। और जमीन का मतलब क्या है, जो वक्त के लिए दी जाती है वो स्वेच्छा से दी जाती है और वो समाज की भलाई के लिए, चाहे उसमें विधवा हो, चाहे गरीब की बेटी हो या किसी भी धर्म की। इन्होंने तो मुस्लिम धर्म के अलावा अन्य धर्म के बारे में भी शोएब सिद्दीकी जी ने बता दिया, लेकिन उसका क्या उपयोग हो रहा है? बल्कि अभी कौशाम्बी के बगल में प्रयागराज जिला है, वहां पर आपको पता है अतीक अहमद जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्या किया था उसने जो है 71 करोड़ से अधिक की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था, उस पे आवास बनाया था, उस पे कॉम्प्लेक्स बनाकर उससे कमाई कर रहा है। यही नहीं आशा जी, खुद जो है मतलब जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उनके ऊपर आरोप है। यही नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के ऊपर, सीतारमैया के ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया और अपने नाम कराकर उससे वो लाभ ले रहे हैं। तो बताइए, अगर कोई वक्फ की संपत्तियों में सुधार की बात हो रही है, ठीक है राकेश जी, और अच्छा करने की बात कर जा जांच रही है, पड़ताल तो की इसका गई, विरोध क्यों कर रहे हैं अतिक्रमण लोग? किया गया था जिस पर कार्रवाई हुई है।
आशा जी, मैंने पहले ही कहा ना, ये लोग केवल अपने मतलब के लिए जब चाहे तब कोई कार्य कर सकते हैं। इन्हीं की सरकार है। अब से लगभग 13-14 महीने पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में 18,000 पिछड़ों के पदों के लिए ये कहा था कि 3 महीने के अंदर इन्हें न्याय मिलना चाहिए। ये चौबे जी बताइए, ये नफरत वाली बात तो इन्होंने तुरंत मान ली, लेकिन ये 18,000 पिछड़ों के साथ न्याय कब मिलेगा? एक बात आशा जी और बताना चाहता हूँ आपको। सन 1995 में माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने कुम्हार शिल्पकार समाज को, कलाकृति समाज को पट्टे देने का काम किया था। कहीं 1 बीघा, कहीं 2 बीघा, कहीं 2.5 बीघा, कहीं 3 बीघा पट्टे देने का काम किया था। मैं चौबे जी के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आज पता कर लीजिए कुम्हार समाज के सभी पट्टों पर किसका कब्जा है? कब ये कब्जा को खाली कराएंगे? कब कुम्हार समाज के, शिल्पकार समाज के लोगों को न्याय मिलेगा? आखिर कुम्हार शिल्पकार समाज के लोग जो मिट्टी का काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, उनको नेताजी ने जमीन देने का काम किया। इनकी सरकार ने पिछले 11 साल में केंद्र में है, 8 साल में उत्तर प्रदेश में है। कौन सा कुम्हार समाज के लिए काम करने का काम किया हो तो बताएं। कोई भी एक काम, और कब्जा है, उस कब्जे को कब ये मुक्त कराएंगे? किन लोगों का कब्जा है? ये एक सर्कुलर जारी करवा करके निकलवा ले। डीएम वाइज एक रिपोर्ट बनवाए, हर डीएम से रिपोर्ट बनवाए कि जितने पट्टे 1995 तो आपने डीएम की आवाज को नहीं सुना? अरे बाइट को भी तो चलाया गया ना राकेश जी, डीएम को नहीं सुना? उन्होंने कहा कि कार्रवाई तेज कर दी गई, अभी तो और जांच पड़ताल की जा रही है, जहां जहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा होगा वहां से हटाया जाएगा। और कौशाम्बी के अंदर भी पहले जांच पड़ताल की गई, उसके बाद कार्रवाई की गई। आप जैसे तानाशाह लोग तानाशाही के इस दौर में केवल लोगों के ऊपर थूकने का काम कर सकते हैं। तो इनका चौबे जी जवाब दीजिए। जल्दी से भरने वाला है। तानाशाही आप लोगों की है, तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं आप लोग। आर्यू मैं सिद्दीकी जी आपके पास भी और दिलीप जी थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ आशा जी, 2012 से लेकर और 2017 तक जो जब तक इनकी सरकार रही, इस प्रदेश में सबसे अधिक अवैध कब्जा और गरीबों का, असहायों का, विधवाओं की जमीनों पर कब्जा करने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, उनके गुर्गों ने, उनके माफियाओं ने किया। और हमारी सरकार ने आते ही उस सारे कब्जों को जो है हटाने का काम शुरू हुआ हमारी सरकार में, और आधी से अधिक अवैध कब्जों को मुक्त करा लिया गया है। या तो जो जमीन का असली हकदार था उनको दिया गया, या जो सरकारी जमीन थी वो सरकार के पास आई है। चाहे लखनऊ हो, चाहे कहीं पर भी आप देखेंगे सबसे अधिक सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाला कौन था? तो वो था समाजवादी पार्टी का विधायक, समाजवादी पार्टी का नेता, या समाजवादी पार्टी का सांसद, चाहे वो कन्नौज का सांसद हो, चाहे इनके प्रयागराज का सांसद हो, चाहे गाजीपुर का सांसद हो। ठीक है शायद सिद्दीकी जी वो कह रहे हैं कि जहां पर कब्जा किया गया था, कब्जा मुक्त कराया गया, लेकिन वक्फा यूजर को लेकर बार बार बात हो रही है, जिसको लेकर सिब्बल भी आप देखिए अपनी दलील किस तरह से पेश कर रहे थे, और कोर्ट के अंदर भी इसी पर मामला अटका हुआ था। समझाइए जरा कि वक्फा यूजर का मतलब क्या है, क्योंकि चौबे जी को भी समझना जरूरी है। आशा जी देखिए, ऐसा है, समझना बिल्कुल जरूरी है, बहुत अहम मौजू है, लेकिन डिबेट आप देखिए कहीं दूसरे रूप में चली जाती है, उस मौजू बात नहीं आ पाती है। आशा जी ये हकीकत है कि किसी भी मुल्क पे अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता मजहब, और अंग्रेजों ने भी इसका सहारा लिया, हमारे मुल्क को 100 साल लूटा, लेकिन जब उनकी मंजरेआम पर आई तो उनको मुल्क को छोड़ के जाना पड़ा। मैं समझता हूँ अगर मुल्क, कोई भी मुल्क हो, अगर उसको आगे बढ़ना है तो मजहब की सियासत से अलग हट के होना पड़ेगा। आप समझिए कि जो वक्त की बात है, किसी की बात है, उसमें आवाम उसी तरह पिस जाती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े में मासूम औलादे पिस जाती हैं, तो सोचते हैं इधर जाए या उधर जाए। आप बताइए, देखिए कपिल सिब्बल जाहिर सी बात है बहुत काबिल एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, कई बार उनको जजेस का ऑफर भी आए मगर वो ठुकरा दिया। ऐसा नहीं है, उन्होंने जो मुद्दा रखा जाहिर सी बात है उन्होंने मुसलमान के हक में रखते हुए बात करी, ऐसा नहीं है, उसी में बात ये आई है। लेकिन यहाँ पे बात की है जो निकल के आ रही, जब सुप्रीम कोर्ट ने कल दिया कि जो चीजें वहीं पर रुकी रहे, वो 5 ऑप्शन दिए हैं, वो बात मैं करूंगा तो दूसरा ऊपर चली जाएगी डिबेट।
मैं लंबा वक्त दूसरे डिबेट पे नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने 7 दिन दिया गवर्नमेंट को, क्या मतलब जवाब दाखिल किए किसमें गैर मुस्लिम रहेगा कि नहीं रहेगा, वो कागज हैं कि वगैरह वगैरह। तो आप देखिए उस पर बहस चल रही है। अब यहाँ पे बात ये आई है कि मुख्यमंत्री जी ने जो 58 एकड़ जमीन जो है कौशाम्बी में सरकारी घोषित कर दी, लेकिन अभी उनका कोई लेकिन बयान उन्होंने ये उस भी पर तो नहीं कहा आया। ना, आप डीएम की बताइए, बात तो डिबेट नहीं तो हो आपने रही है। सुना, मैं बार बार जिसको दोहरा रही हूँ, डीएम कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है जिस पर कब्जा किया गया उसे छुड़ाया गया। देखिए आशय, देखिए ऐसा है कि मुल्क संविधान से चलता है, उसके बाद शासनादेश होता है, अध्यादेश होता है। हमारे मुख्यमंत्री समझदार है, शासनादेश से काम हो रहा होगा। अगर सरकारी जमीन है तो अगर शोएब सिद्दीकी भी कब्जा करे तो उनको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरी हमेशा मुल्क के वजीर आजम से और वजीर आला से गुजारिश है कि निष्पक्ष जांच की जाए। एक समुदाय को लगता है कि वो ठगा महसूस हो रहा है। अगर आप देखिए कोई भी बात मंजरेआम पर आती है तो मुस्लिम ठगा महसूस करता है। आप बताइए, जब 1857 में जब आजादी की जंग लड़ी गई तो उसमें मेरे हिंदू भाइयों के साथ साथ मुसलमान भाई का भी खून बहा था। लेकिन 1947 के बाद आज आप 2025 में देख लें तो मुसलमान की जो तादाद नौकरियों में है, चाहे वो सरकारी मुलाजमत हो चाहे प्राइवेट मुलाजमत हो, उसमें दायरा बिल्कुल कम होते होते 1 पॉइंट के नीचे आ गया है। तो वो समुदाय को लगता है कि हमको टारगेट वंचित की जा रही है। और सरकारी जमीन, मैंने हमेशा सच बात कही, चाहे वो अदालत हो जंग का मैदान हो। मैं आप देखिए जो वक्त की जमीन हकीकत है, हमारे पुरखों ने जो दी थी वो जिस मकसद से दी थी उस मकसद पे बहुत ज्यादा खरी नहीं उतरी। दिलीप जी, तो इसलिए गवर्नमेंट ठीक को है। नजर रखी थी। हाँ। एक सेकंड गलत होगा, एक सेकंड गलत होगा तो उसको गवर्नमेंट को मौका मिला और सरकारी जमीन किसी की। और लेकिन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऑर्डर दिया 7 दिन में जवाब दिया जाए, उससे पहले हमारे मुख्यमंत्री ने सरकारी जमीन घोषित कर दी। इसलिए डिबेट हो रही है और मैं समझता हूँ वो समझदार है। ऐसा नहीं कुछ ना कुछ मामला होगा, सोच के होगा। और मैं उनके दिलीप स्टेटमेंट जी, वो का कह रहे इंतजार कर रहा हूँ कि हैं कि मुख्यमंत्री अगर जी जो कोई स्टेटमेंट दे मुख्यमंत्री की तरफ से कार्रवाई की गई है तो कानून के दायरे में रहकर ही की गई होगी ना। ऐसे ही थोड़े हवा में फायर कर दिया कि उठ गए और बुलडोजर चल गया और खत्म हो गई बात। 58 एकड़ जमीन का मसला है, सरकारी संपत्ति थी जिस पर अवैध कब्जा हुआ था, उसे मुक्त कराया गया, तो इस पर सियासत क्यों? लेकिन अगर मैं जातीय समीकरण पर आ जाती हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि बार बार तो यही सवाल उठ रहा है कि 2027 को लेकर ही हर एक पार्टी काम कर रही है, तो यहाँ जो मैं देख रही हूं कि 17 से 19% स्वर्ण वोटर हैं और बीजेपी का ये कोर वोट बैंक भी माना जाता है, जिसमें ब्राह्मण 10% हैं, राजपूत 5% है, वैश्या 2% हैं, भूमिहार 2% हैं। फिर उसके बाद ओबीसी जाति समीकरण आ जाता है, जिसे बार बार बीजेपी भी साधने की कोशिश कर रही है 40%। लेकिन 42 से 43% ओबीसी जो वोटर्स हैं, इसमें अलग अलग आप देखिए समाज के साथ जैसे ये लोग बटे हुए हैं, जिसमें कुर्मी है, मौर्य है, फिर जाट है, राजभर है, लोधी है, कई हैं। फिर दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 21% आ जाती है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी, बीजेपी आंकड़े गलत दे रही है। सही दे दीजिए, आंकड़े कहाँ से सही दे आए? दीजिए, सही दे दीजिए। चलिए मैं लोकसभा का आंकड़ा बता रही हूँ जो लोकसभा में हुआ आपके साथ, वहां पर आंकड़े आप ही की बड़ाई हो रही थी, आप सही दे दीजिए। 1931 2024 की डिटेल बता रही हूँ, आप सही दे मैं दीजिए, सही दे रहा हूँ ना, दीजिए। मैं सही दे रहा हूँ ना। कितने कितने प्रतिशत है बताइए सर? जनगणना में हाँ। 52% 1931 की जनगणना में 2011 की बाद जनगणना कहाँ हो गई? आबादी थी 11 की बाद कहाँ पर जनगणना हो गई? लगातार बढ़ाई है। राकेश और जी, मुस्लिम राकेश जी, 2011 की बाद जनगणना कहाँ पर हो गई? कहाँ पर हो गई? कहीं नहीं हुई है। क्यों नहीं करा पा रहे हैं? ये क्वेश्चन आपने जनगणना कहाँ पर हो गई? कौन सा आंकड़ा आप दिखा रहे हैं मुझे? 2011 में जो बीच में टोक दिया आपने मुझे, सही कर आंकड़ा बताइए। चलिए बताइए। ये मैं इसलिए इस तरह से बीच में इंटरप्ट मत किया करें। जब कुछ समझ में नहीं आता है ना तो बीच में टांग ना घुसाड़ा करें इस तरह से। दिलीप जी, जो मैंने आपको पढ़कर अभी आंकड़ा बताया, ये पूरा समीकरण एक जातीय समीकरण बन रहा है, चाहे वो समाज को लेकर हो, समुदाय को लेकर हो, जातियों को लेकर हो। इसी पर खेलने की हर कोई कोशिश कर रहा है। जी, इसमें कोई गलत नहीं है अगर राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरण पर खेलती हैं, और सभी पार्टियां खेलती हैं। भारत की राजनीति का आधार ही जाति है, चाहे मिला करके हो चाहे तोड़ करके। ये निर्भर करता है जब जैसा मौका हो। लेकिन यहाँ कौशाम्बी में जो जमीन अधिग्रहण को लेकर के डिबेट चल रही है, वहां पर मैं ये जरूर कहूंगा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का सरकार को डायरेक्शन है कि 5 तारीख तक जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है या 7 दिन तक जब तक जवाब नहीं आ जाता है, तब तक वक्फ की संपत्तियों को यथास्थिति रखा जाए। और तो डायरेक्शन है,
स्टे नहीं है, स्टेटस को नहीं डिक्लेयर किया। नहीं, खेल तो बावजूद भी इन्हीं अगर जातियों पर मुख्यमंत्री खेला जी जा ने रहा वहां है की ना। जमीन को अधिग्रहित किया है, तो जाहिर सी बात है कि जो निकल के आ रहा है कि वो गैर रूप से कब्जा करी गई थी, और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में वो सरकारी जमीन है। अगर वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में सरकारी जमीन है, तो वहां पर जो वक्फ बाय यूजर का क्लेम किया जा रहा है वो क्लेम ही गलत हो जाएगा। अगर वो क्लेम गलत हो जाएगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से बाहर हो जाएगा। अब इन बातों को लेकर के राजनीतिक समीकरण से, जातीय समीकरण से जोड़ना मैं कहीं भी पढ़ते सार्थक नहीं है नहीं ना, मानता। बस वही तो राजनीति कमी है ना। होती बार बार इसीलिए राजनीतिक डिबेट समीकरण में भी कहा जातीय जाता है कि जातीय कानून को चीजों पढ़ लीजिए। क्यों मैंने कहा सिद्दीकी जी से कि वक्फ यूजर को लेकर भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए प्लीज, क्योंकि डिबेट में इन चीजों को समझना जरूरी है, तथ्यों पर बात करना जरूरी है। हवा में बात नहीं चलती है ऐसे। चौबे जी वो कह रहे जातियों के साथ तो जी। जोड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन जातियों के खेल तो साथ सारा जातियों पर ही हो रहा है ना। मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की तो कोशिश हो रही है कि हाँ हम आप लोगों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का इस वक्त प्रवक्ता नहीं है, जब संसद के अंदर बोलने का मौका मिलता है तो आप बोलते नहीं हैं। इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा पार्ट आप बनते हैं, लेकिन जब मौका है तब आप सो जाते हैं, बोलते नहीं हैं। तो फिर कई तरह के सवाल उठ आशा जाते हैं जी, ना। आशा जी, भारतीय जनता पार्टी अपने उसको सिर्फ राष्ट्र दिखता है, और राष्ट्र में ये तरह कोई तरह जात के नहीं आरोप दिखती है, कोई धर्म जानकारों नहीं की तरफ दिखता से भी लगाए गए, ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से भी लगाए गए। बोलिए बोलिए चौबे जी। आशा जी आरोप लगा देने नहीं, आशा जी कोई आरोप लगाए वो लगाए। हमारी एक योजना बता दीजिए, आपके चैनल पे सभी लोग बैठे हैं, कोई बता दे जो हमारी एक योजना किसी जात के आधार पर हो, या किसी धर्म के आधार पर हो, या किसी क्षेत्र के आधार पर हो। हमारी सारी योजनाएं सबका साथ, सबका विकास के आधार पर है। यदि गरीब है तो उस आवास में उस सबको मिलेगा आवास, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, अथवा मुस्लिम हो, या कोई भी हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी अगर गरीब है तो उसको मिलेगा। आयुष्मान कार्ड अगर मिलेगा तो सबको मिलेगा। अब वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो लोग आरोप लगाते हैं वो आरोप लगाने वाले ही बताएं ना कि कौन सी हमारी एक योजना, एक योजना का नाम बता दे, जवाब दीजिए। और 2014 से 2019 के बीच का आंकड़ा पढ़िएगा जरूर। चलिए जवाब दीजिए। नहीं, आंकड़ा देखिए आशा जी, जो आप आंकड़े दे रही थी, क्या भारत के अंदर 42% ओबीसी है? ओबीसी की जातियां तो मैंने कह दिया ना कि 2014 से 2019 के बीच में जो जातीय समीकरण बना उत्तर प्रदेश के अंदर, वो एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आप मुद्दे पर आइए, डिरेल मत कीजिए मुद्दा, ये आप पढ़ लीजिएगा, फिर बाद में बात करेंगे। चलिए जवाब दीजिए इस पर। आप जिस वोट बैंक के लिए आप काम कर रहे हैं, भाजपा मुस्लिम स्कॉलर खुद ही कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ किसी को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ राजनीति से लेना देना है। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके ये कह देंगे कि सारी योजनाएं सभी लोगों के लिए हैं, तो ऐसा थोड़ी है, ऐसा मान लिया जाएगा। आप कुछ के ये कह दें, आखिर ये बताइए ना योजनाएं नहीं बोलने दीजिए पहले। आशा जी इनसे पूछिए वो कौन सी योजना जो जात आधारित है या धर्म के आधार पर है, इनसे पूछिए इस चैनल पर। तो वकील लाने की जरूरत है, विकास पर बात करते ना, विकास पर बात करते ना। अरे 3 तलाक लाने की क्या जरूरत थी? विकास पर बात करते ना। 370 लाने की क्या जरूरत थी? विकास करते ना। क्योंकि जब आपका महिलाओं के साथ पीड़ा हो रहा था, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, राकेश जी जब विकास की बात होती है तो ग्राफ की बात होती है, ये क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? फिर ग्राफ को पिछले ग्राफ के साथ मिलाकर देखा जाता है कि कितना विकास ऊपर गया, कितना नीचे गया, कहां पर कमियां रह गई। समझते हैं? कुछ कह रहे थे सिद्दीकी जी, ऐसे नहीं। सिद्दीकी जी एक लास्ट कमेंट कीजिए प्लीज। देखिए आशा जी ऐसा है, जी देखिए आशा जी ऐसा है, मैं तो डिबेट पे एक शेर जरूर कहूंगा कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे। तो आप देखिए जो माहौल चल रहा है, आप देखिए बंगाल का इसी साल इलेक्शन तो बंगाल में होना है, आपको नहीं लगता है इस वक्त किसी को क्या दिख रहा है? इस वक्त सबको कुर्सी दिख रही है, क्या नहीं समझते हैं क्या? तो दिलीप आप जी देखिए आशीष देखिए आशीष भी मेरी बात मुकम्मल है, हाँ, बोलिए, जल्दी से। समय का अभाव है ना सिद्दीकी जी, जो कहना चाहता हूँ वो नहीं बात। हाँ बोल दीजिए।
जी जी, बस एक सेकंड। देखिए होता है कि मुसलमान जज्बाती होता है और उसने हमेशा दूसरों के लिए जाने दी है, जाने ली नहीं है। हमारा इस्लाम जाने देता है। अब वक्त आने पे लोग सियासत खेल के कुर्सी पाने के लिए मुसलमान को हाशिए पे ले आते हैं, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। अगर शुएब सिद्दीकी ने गलती की है तो शुएब सिद्दीकी को सजा दी, पूरी कौम को ना दी है। ये मैं हर मजहब के लिए कहता हूँ। ठीक है, मैंने हमेशा कहा कि हिंदू मेरा नाम है, मैं उसका लक्ष्मण हूं। सुनिए, ठीक आप है। देखिए होता क्या, जो बंगाल में मामला हुआ उसमें भी सियासत की मामला था। ममता बनर्जी को फौरन जो है एक्शन लेना चाहिए था। वहां पे जहां पे दंगा हुआ वहां पे जिस तरह की डिबेट हो रही है और अरे बात कैसे ले मंदिर पे लेती निकल के आ रही कि वहां पे मुसलमान के टीएमसी के विधायक ज्यादा घटते है, ग्राफ को मुसलमान के और विधायक बढ़ते ज्यादा है हुए वहां पर। बीजेपी के ग्राफ को लेकर किस तरह से ले लेती है एक्शन? सिद्दीकी जी बस ठीक है, हो गया। दिलीप जी एक लास्ट कमेंट कर वही मैं दीजिए, समय का अभाव है। सिद्दीकी जी अगली बार चलिए जी दिलीप जी। क्लियर नहीं आ रही है आवाज। हो चाहे कानून के भरोसे हो, वो कुर्सी ही राजनीतिक पार्टी का और किसी पार्टी को किसी दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चौबे जी आपका भी धन्यवाद, राकेश जी आपका भी धन्यवाद और सिद्दीकी जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल लगातार आप देखिए जो समीकरण बताए जा रहे थे 24 के चुनावों में जो हुए और 2014 से 19 के बीच में जो उत्तर प्रदेश के अंदर समीकरण बना वो आपके सामने रखा। लेकिन फिलहाल इस बार का समीकरण क्या कुछ बनेगा विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए 2027 में ये देखने वाली बात है, क्योंकि हर कोई यहां कुर्सी की दौड़ में है और लगातार काम कर रहा है। लेकिन सरकार पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं और डीएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले जांच पड़ताल की गई है, उसके बाद आगे की कार्रवाई को तेज किया गया और ये कार्रवाई यही नहीं रुकेगी, आगे भी जारी रहेगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।